हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्टे कोचिंग क्लासेस जालना। ओके, जालना में चार्टे कोचिंग क्लासेस जो हमने स्टार्ट की है। ओके, एक्चुअली इसको चार्टे कोचिंग क्लासेस जो हमारी संस्था है उसको 31 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सक्सेसफुली हमने यहाँ पर 31 ईयर से हम यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन में वर्किंग कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जालना में पेरेंट्स की रिक्वेस्ट और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के वजह से हमने ये यहाँ पर ब्रांच स्टार्ट की है जालना में, दैट इज चार्टे कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दी चार्टे कोचिंग क्लासेस। ओके, सो लेट्स दी जर्नी बिगिंस। ओके, सक्सेस की जर्नी हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी आर इन दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दी 10th स्टेट बोर्ड। ओके, 10th स्टेट बोर्ड का साइंस का हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द ग्रेविटेशन। ओके, फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रॉम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच से ये एक लेसन है, दैट इज द ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन। सो टुडे वी विल सी सम 3 to 4 points that are most important as this chapter. Okay, as this point of view this chapter, इस लेसन से 3 से 4 पॉइंट्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 3 to 4 टर्म्स के बारे में आज हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में जाओगे, आगे की क्लासेस में जाने वाले हो, वहां पर भी आपको ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Okay, what is the gravitational force of attraction? Okay, now we know that every particle attracts on the another particle. Okay, every particle attracts towards the another particle due to its mass. मास की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूं, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन यहां पर करेंगे। सो लेट्स सी, every particle, what is the gravitational force of attraction? Every particle attracts to the another particle due to its mass. Okay, every particle attracts towards the another particle due to its mass. मास की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, इसको ही क्या बोलना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास अट्रैक्ट होना मीन सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, और नीचे क्या है, लैंड है। ओके, अब ये मार्कर अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द बॉडी, ये क्या होती है, अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होती है। अब अर्थ भी इसके ऊपर अट्रैक्ट होनी चाहिए। यस, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है। अर्थ भी क्या होती है, इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होती है, बट ये पेन नीचे गिरता है, अर्थ उसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। बट ये अर्थ आकर के इसके ऊपर कैप्चर होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होता है ऐसा? बट सर आप तो बोल रहे हो कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अनदर पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास। अब इस मार्कर को भी मास रहने वाला है, अर्थ को भी कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, होते भी है, बट अर्थ का जो है ह्यूज ट्रिमेंडस मास होता है। ट्रिमेंडस मास होता है अर्थ का, बहुत ही ज्यादा ह्यूज मास होता है अर्थ का, इसलिए इतना ह्यूज मास जो है अर्थ का, वो इस पेन के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए पेन ही क्या होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ही क्या है, इसलिए ये मार्कर ही क्या है, अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज नथिंग बट दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको ही क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये अपने को यहाँ पर पता चल चुका है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन के ऊपर किसने काम किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, सर आइजैक न्यूटन गे वर्क ऑन दी ग्रेविटेशन, इन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर यहाँ पर काम किया था। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये जो रूल है, इसके ऊपर सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक लॉ बनाया। ओके, एक लॉ बनाया इन्होंने यहाँ पर, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
नाउ व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। अब ये अपने को यहाँ पर समझना है व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो देखते हैं, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन से आपको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे। सपोज दिस इज द मास m1, ओके, ये एक मास m1 है, ओके, दिस इज द मास m2, ओके, ये मास m2 है यहाँ पर, ओके। अब ये दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है दैट इज द स्मॉल r, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल r, ओके। स्मॉल r से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपली मैं इसको यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है, ठीक है। m1 इज वन ऑफ द मास, m2 इज अनदर मास, ठीक है। m1 अप्लाइज द फोर्स एंड ऑन द m2 एंड m2 अप्लाइज द फोर्स ऑन द m1। m1 यहाँ पर क्या करता है, m2 की तरफ फोर्स अप्लाई करता है और m2 क्या करता है, m1 की तरफ यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अनदर पार्टिकल अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये m1 मास क्या करेगा, m2 मास की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाला है विद द फोर्स ऑफ F12। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला मास F12 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर F12 मीन्स फोर्स इज अप्लाइंग फ्रॉम द मास m1 टूवर्ड्स द मास m2। फर्स्ट वाला मास सेकेंड वाले मास के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जबकि m2 मास क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, तो m2 मास भी यहाँ पर क्या करेगा, इस डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ m1 के ऊपर यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर इसका फोर्स कैसे लिख सकता हूँ, F21 मीन्स सेकेंड मास इज exerting applying force on the first mass is there, ओके। सेकेंड मास यहाँ पर फर्स्ट मास के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया, बट अपने को यहाँ पर क्या समझना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओवर हियर। अब मैं इसका स्टेटमेंट तो यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है इसका वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, every particle attracts towards the another particle which is directly proportional to the, okay, the force of attraction between two particles, okay। अब ये दो पार्टिकल है, ये दो बॉडीज है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, पार्टिकल बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, एक ही बात है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ओके। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट द फोर्स ऑन द अनदर पार्टिकल, यस, ओके। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two bodies, the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses, okay। चलो मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, the force of attraction, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, the force of attraction, the force of attraction between two bodies, the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, distance between them, ओके। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो इसको समझते हैं अब। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है, बिकॉज देयर मासेस, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, टू बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, okay, and inversely proportional to the square of distance between them। inversely किससे proportional रहेगा, square of distance between them,
अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, m1 एंड m2 दो मासेस है, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन। ओके, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो m1 एंड m2 डिवाइडेड, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पर फोर्स बढ़ता है तो m1 m2 भी बढ़ेंगे, अगर फोर्स कम होता है तो m1 m2 भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 एंड m2 बोथ दी मासेस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर रहेगा, दैट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स। वो रिलेशन में यहाँ पर कैसे लूंगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर ये क्या हो गया, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। सो दिस इज द स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल फॉर्म। अगर इस स्टेटमेंट को मुझे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखना है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, m1 और m2 के अंदर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और r स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स बढ़ेगा तो m1 m2 भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो m1 m2 भी कम होगा। डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, अगर फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। सो दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना होता है। क्यों हटाना होता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको हटाना है, इक्वल टू का साइन वहां पर लगाना है, तो वहां पर कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। कांस्टेंट हमें वहां पर यूज करना होता है। कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर आगे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन आ गया है फॉर दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना है और इक्वल टू का साइन वहां पर लगाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर F विल बी इक्वल्स टू दैट इज दी, हमें यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाना है तो वहां पर कांस्टेंट यूज करना होता है। मैं यहाँ पर G को एज ए कांस्टेंट यूज करूंगा, दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, ये प्रोपोर्शनलिटीज का साइन जो है वो यहाँ से हटा दिया है और इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया है। सो कैपिटल G इज द कांस्टेंट। अब ये कौन सा कांस्टेंट है, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ओके, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर ये जो G है, इसको और आगे फर्दर आपको वहाँ पर डिफाइन करके दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। अगर हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अगर G मैंने बाहर ले लिया तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये जो प्रोडक्ट है मासेस का वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। चलो करके देखते हैं। फॉर दी G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाऊंगा, दैट विल बी द G इक्वल्स टू F r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। G इज इक्वल्स टू F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। ठीक है, G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। ये फॉर्मूला वहां पर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, फिर से यहाँ पर राइट डाउन करके आपको यहाँ पर बताता हूं। दैट विल बी द G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। ओके, G का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, दैट इज G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू -11। इतना G का वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है।
ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा g का वैल्यू दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है और उसका यूनिट कैसे आया वो भी आपको डिराइव करना है, तो कैसे लेंगे, यहां से लेना है। कैसे लेंगे, देखो यहां पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, पता होना चाहिए आपको। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर लेंगे, बट यहाँ पर r स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, मीटर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इस मास का भी यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम 2 टाइम्स है तो किलोग्राम स्क्वायर भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, ठीक है। सो दिस विल बी द यूनिट फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दिस इज द यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो पहले हमने क्या देखा, मैं फिर से इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर। व्हाट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेट्स सी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पहले मैंने आपको ये बताया है क्या होता है। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स टू द अनदर पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास, ठीक है। मास की वजह से हर एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहां से ही बन के आ रहा है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है इसका स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, किसके, मासेस के, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, एक्चुअल उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। वो हमने ये दो एक्सप्रेशन से यहाँ पर डिनोट किया है। ये एक हमारा कंबाइंड एक्सप्रेशन बनकर आता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमें हटाना है तो हमें वहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ता है। जैसे आप आगे की स्टैंडर्ड्स में जाओगे ये आपको और भी अच्छे से चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इसको कई सारी हमें कांस्टेंट वहाँ पर पढ़नी होती है जैसे हम आगे की स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू का यूज किया, वहां पर मैंने कांस्टेंट डाल दिया। क्या कांस्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, दैट विल बी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला उसके ऊपर से डिराइव कर दिया। कैसे किया, देखो यहाँ पर g, ये g हमने बाहर ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये m1 m2 डिनोमिनेटर में चले जाएगा। देखो g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। फिर इसके ऊपर से हमने क्या किया, यहाँ पर इसका यूनिट डिराइव कर दिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 m2 का यूनिट यहाँ पर हो गया kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो कि 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। सो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस लेसन, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इन द 8th and 9th स्टैंडर्ड, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, ओके।
बट एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो फॉर्मूला हमने देख लिया, फॉर्मूला हमने बता दिया, ओके। अब एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या होता है वो पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसके ऊपर मैंने क्या की, एक बॉडी रख दी, दिस इज सपोज बॉल, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, बॉल रख दिया। सपोज मैंने इस बॉल को, ये बॉल ट्रेवल कर रहा है विथ एन स्पीड ऑफ दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से ये बॉल यहाँ पर मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये बॉल को पुश कर दिया और या फिर मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये बॉल क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेट हो गया। ये बॉल जैसे ही यहाँ पर आ गया तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर क्या हो गया, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, ओके। सो वेलोसिटी गेट इंक्रीजेस ओवर हियर, क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और ये बॉल जब वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होता है तब एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होना, इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जैसे ही इस बॉल का यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गया, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब ये बॉडी क्या हो गई, एक्सेलरेटेड हो गई। क्या हो गई ये बॉडी, एक्सेलरेटेड, ओके। जैसे ही हम व्हीकल भी चलाते हैं, सपोज हम जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, एक्सेलरेटर होता है। जैसे ही हम एक्सेलरेटर को पुश करते हैं और भी उसको फोर्स लगाते हैं, तो वहां पर हमारी जो बाइक है, जो व्हीकल है, वो और ज्यादा स्पीड में आगे चलने लगता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ओके। सो ये वेलोसिटी के वजह से, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम यहां पर देखेंगे, ओके। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने क्या किया, एक बॉल लिया, ठीक है, एक बॉल लिया, एक आयन का कोई भी एक मटेरियल लिया, सपोज एक आयन नेल ले लिया या फिर एक मार्कर ले लिया, ठीक है। इन तीनों को चीजों को क्या करना है, आपने एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाना है और ये तीनों चीजों को एट अ सेम टाइम आपने वहां से क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है। जैसे ही आप सेम टाइम वहां से छोड़ोगे, क्या ये तीनों अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग टाइम के ऊपर नीचे आएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सभी तीनों एट ए टाइम साइमल्टेनियसली नीचे आएंगे। तो ये किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कई सारी डिफरेंट चीजें इन्होंने ली थी और उन्होंने सर्टेन हाइट से थ्रो किया था। तो ये सभी चीजों का जो वैल्यू है, या फिर हम बोलेंगे नीचे आने के बाद क्या उसका टाइम पीरियड रहता है, तो वो इक्वल रहता है सभी चीजों का। मतलब यहां से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द साइज, मास एंड शेप डज नॉट डिपेंड ऑन दी एक्सेलरेशन, ओके। साइज, शेप एंड मास ये डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन के ऊपर, ओके। सपोज ए बॉडी इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। सपोज दिस इज अ मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर से छोड़ देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पकड़ के रख रहा हूं, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लैंड की तरफ चले जाएगा, अर्थ से वो क्या होने वाला है, अट्रैक्ट होने वाला है। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं ये सपोज ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ से, सपोज यहाँ पर क्या है, हमारा लैंड है, ठीक है, दिस इज द अर्थ। जब ये यहाँ से मोशन करेगा नीचे, और यहाँ पे क्या होता है इसका, जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आने वाला है, ठीक है, जैसे जैसे ये अर्थ के नजदीक आएगा, उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन बढ़ते रहता है, ठीक है। जैसा जैसा ये अर्थ के नीचे आने वाला है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ने वाला है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब अर्थ की तरफ जैसे जैसे ये जाएगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ने वाला है। अब ये एक्सेलरेशन बढ़ने वाला है, मीन्स उसका वेलोसिटी बढ़ने वाला है, मीन्स उसका जनरल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो स्पीड बढ़ने वाला है, ठीक है। इसका स्पीड क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मीन्स एक्सेलरेटिंग दैट बॉडी ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होता है, वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू उसका इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, उसका वो और भी ज्यादा एक्सेलरेट होने लगता है, और भी ज्यादा उसका स्पीड बढ़ने लगता है, और भी ज्यादा वो एक्सेलरेट होने लगता है। दिस इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है,
फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जैसे ही वो फ्रीली फॉल करती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होने वाला है, इंक्रीज होता है। नाम ही है देखो उसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स बॉडी एक्सेलरेट होती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये टर्म्स है, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन का भी हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। एक्सेलरेशन कौन से टाइप की क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर टाइप की क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन हैविंग द यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये एक वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है। ठीक है, और एक टर्म हम यहाँ पर समझ लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड हमने यहाँ पर देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थर्ड एक टर्म और अब यहाँ पर समझ लेंगे, दैट इज द फ्री फॉल। ओके, थर्ड टर्म हम यहाँ पर समझेंगे, दैट इज द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, third term that we will see over here, that is the free fall. Okay, now what is the free fall? free fall क्या होता है? ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, इसका डेफिनेशन यहां पर लिख लेता हूं। The freely falling body or the body which thrown upward that body comes डाउनवर्ड। ठीक है, जो बॉडी हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो क्या होती है, डाउनवर्ड आती है। ठीक है, और जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड, सॉरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहाँ पर डाउनवर्ड आती है, और जो बॉडी हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो ऊपर जाती है और कुछ डिस्टेंस के बाद नीचे आती है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या बताना है, तो यहाँ से मुझे फ्री फॉल बताना है। फ्री फॉल क्या होता है, सपोज एन बॉडी इज देयर। ठीक है, ये एक बॉडी है, मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी मीन्स अभी हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब नीचे नीचे आता है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या कम होगा, जब नीचे नीचे आता है ऑब्जेक्ट तब एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ने वाला है। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ जा रही है, और ये जो बॉडी है ऊपर मैं जब थ्रो कर रहा हूँ अर्थ के अपोजिट जा रही है। ठीक है, मैं मीन्स व्हेन दी बॉडी गोज डाउनवर्ड। ओके, जब बॉडी डाउनवर्ड जाती है मीन्स ये बॉडी है फ्रीली फॉल हो रही है, मीन्स ये डाउनवर्ड जा रही है, तब एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, कैसे लेना होता है, हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना होता है, दैट इज अ पॉजिटिव जी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओके, नाउ व्हेन वी टेक द एक्सेलरेशन दैट विल बी द नेगेटिव, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। पॉजिटिव जी लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर निगेटिव जी लेते हैं। अब निगेटिव जी कहाँ पर लेंगे, पॉजिटिव कहाँ पर लेते हैं हम, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्ट करती है। ओके, व्हेन फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स जब नीचे डायरेक्ट करती है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। ओके, और जब बॉडी मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, अपवर्ड जब मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, निगेटिव कंसीडर करना होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं इसके बाद, दैट इज अ फर्स्ट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्या ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकेंड इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन।
this is the second kinematical equation, s is equals to ut plus half of at square. Third kinematical equation, that is a v square is equals to u square plus a twice of as. ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है. सो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड एंड द थर्ड. चलो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है? द फ्रीली फॉलिंग बॉडी और द बॉडी विच थ्रोन अपवर्ड टू बॉडी कम्स टूवर्ड्स द डाउनवर्ड. ठीक है, जो बॉडी हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो डाउनवर्ड आती है. जो डाउनवर्ड आती है बॉडी, उसका एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो अपवर्ड जाती है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव कंसिडर करते हैं. इसके बाद हमने यहाँ पर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे. v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as. ओके, सो ग्रेविटेशन इस लेसन में हमने 3 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर किए हैं. ओके, फर्स्ट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो बताया मैंने, वहां पर फॉर्मूला क्या होता है वो देखा हमने. देन वी हैव सीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है. एंड थर्ड, दैट इज द फ्री फॉल. थर्ड पॉइंट भी हमने यहाँ पर क्लियर किया, दैट इज द फ्री फॉल. ओके, सो वी शैल स्टॉप ओवर हियर. Remaining part of this lesson that will be continue in the next lecture. Thank you very much.